Hello everyone, welcome to Career Planet. So myself Shaylee Gurwani. Now I गलत बोलने लगी हंसो मैं. Myself Shaylee Gurwani and we are studying our chapter some basic concepts of chemistry. तो some basic concepts of chemistry में आज तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम मोल कॉन्सेप्ट है ना, मोल फाइंड कैसे करना है. इतने टाइम से हम सारी फालतू बातें पढ़ रहे हैं जो तुम्हें फालतू लग रही है एक्चुअली इंपॉर्टेंट है ना. इतने टाइम से हमने डिस्कस किया भाई एटॉमिक मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट क्या है, एवोगैड्रो नंबर आया कहाँ से, ये सब तो हम डिस्कस कर चुके. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कैसे फाइंड करना है ना, और एवोगैड्रो नंबर आया कहाँ से ये नहीं डिस्कस किया था. एवोगैड्रो नंबर क्या होता है ये जरूर मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बच्चे, हाउ टू फाइंड मोल. पहले मोल है क्या, तो हम कहेंगे जैसे देखो ना, अगर कोई कह दे डजन, एक डजन एक डजन एक डजन, तो हमने अपने दिमाग में फिक्स कर रखा है कि एक डजन मतलब 12, एक डजन मतलब 12 चीज़ें, 12 थिंग्स है ना, उनको हमने बोल दिया डजन. सिमिलरली अगर कोई कह दे एक मोल, तो मैं कहूँगी अगर उसके पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 क्वांटिटीज़ है, एंटिटीज़ है, तो मैं कह दूँगी वो एक डजन, एक मोल है ना. अब आपको लगेगा कि भाई डजन तो चलो किसी ने स्टैंडर्ड अमाउंट फिक्स कर दिया, आप ये चीज़ कहाँ से लाए 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है ना. तो मैंने कहा चलो दूसरी चीज़ कर लेते हैं, 12 ग्राम कार्बन ले लो. इफ़ यू आर टेकिंग 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में जितनी एंटिटीज़ है, जितने पार्टिकल्स है, जितने एटम्स है, अगर आपके पास उतने हैं, मीन्स यू ऑल्सो हैव 1 मोल. ठीक है, बट आया कहाँ से ये कॉन्सेप्ट है ना, इसको आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. अब तो पता है शुरू से हमारे पास है ना एक मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन का एटॉमिक मास चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना. तो हम कहेंगे हाँ, कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास चल रहा है 1.9924 इंटू 10 की पावर कितना -23. इतना हमारे पास मास जो है वो चल रहा है कार्बन का, और हम सारा डेटा जो है वो उसी से ही दे रहे थे. मैंने कहा था कार्बन का ये मास है, इसका 12th वाला पार्ट ले लो. कार्बन 12 का 12th वाला पार्ट जो था, तो आपने कहा वो आया था 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 आ गया था. ठीक है, तो उसको हमने एक यूनिफाइड बोल दिया था, एक AMU बोल दिया था. तो आज हम जानते हैं मोल कैसे फाइंड करेंगे. एवोगैड्रो नंबर हम कहाँ से लेके आए हैं. मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, तो क्यों होता है, और STP पे एक मोल गैस का वॉल्यूम जो है दैट इज 22.4 लीटर, तो वो कहाँ से आया. ये सारी बातें जो है आज हम जानने वाले हैं, इंक्लूडिंग सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, या मोल क्या है. तो मैं कह दूँ मोल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है. भाई मोल अगर आपको फॉर्मूला वाइज पूछा जाए तो मैं कहूँगी मास अपॉन मोलर मास है ना, या मास अपॉन एटॉमिक मास. ठीक है, मास अपॉन फार्मूला मास, तो डायमेंशन नहीं है, मोल ही लिखते हैं. ठीक है, अब एक मोल में कितनी एंटिटीज़ है. सो वी विल से देयर आर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. इतनी एंटिटीज़, इतने पार्टिकल्स जो है वो मोल्स में होंगे. नाउ व्हाट अबाउट एंटिटी. तो मैंने आपको कह दिया सपोज यू हैव 1 मोल राइस पार्टिकल, एक मोल आपके पास चावल के दाने हैं, तो उसमें पार्टिकल्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23. तो हम मोल को मास से फाइंड कर लेते हैं. अब हमें नंबर काउंट करने की ज़रूरत नहीं है ना, हमारे पास ये नंबर फिक्स है कि 1 मोल में इतना होता है. तो आपको चावल का वेट काउंट करना है, मोल आ जाएगा, और उसके अंदर कितने दाने होंगे वो हम अपना फाइंड कर लेंगे, इतने होंगे. क्लियर. सो दीज एंटिटीज़ और पार्टिकल्स में भी एटम हो सकता है भाई, मॉलिक्यूल हो सकता है, और आयंस हो सकता है. अब ये जो नंबर है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, सो स्टूडेंट ये नंबर हमको एवोगैड्रो ने दिया था. दैट्स वाई हम इसे एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, और हम इसे Na से डिवाइड करते हैं. क्लियर. दिस नंबर वॉज गिवन बाय एवोगैड्रो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, तो फिलहाल कोई पूछ ले 1 मोल मीन्स, तो मैं कहूँगी 1 मोल मीन्स इफ़ यू हैव 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज़, इतने अगर आपके पास पार्टिकल्स है, मीन्स यू हैव 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड. ओके, नाउ हाउ टू फाइंड मोल. मोल आप फाइंड कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे देखो हमारा जो सारा ज्ञान है वो कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड मान के हमने एटॉमिक मास, मोलर मास वगैरह निकाला था. ठीक है, तो बच्चे मोल जो है वो एक अमाउंट है, किसका, कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट है ना. अब अगर आपके पास उतने ही एटम है, मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, एंटिटी है, जितने 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 के पास है,
12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो ये मान रहा है कि भाई अगर कार्बन के एटॉमिक मास को मैं ग्राम में दे दूं तो 12 यू होता है ना, तो 12 ग्राम, एटॉमिक मास 12, तो 12/12 कितना हो गया 1 मोल। अब उसके पास तो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, ये अभी हम प्रूव भी कर देंगे। आपके पास भी अगर इतने कहते हैं तो अब मोल है, 1 मोल है ना, आपके पास भी 1 मोल है। तो रिलेटेड हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन देंगे भाई डजन, तो डजन मतलब 12। अब मैं कहूँ डजन का डेफिनेशन, तो मैं कह दूंगी भाई अगर किसी के पास 12 एप्पल है या एक डजन में जितने एप्पल आ सकते हैं उतने हैं और सेम अमाउंट आपके पास भी है तो आपके पास भी 1 डजन है, सेम नंबर आपके पास भी है तो आपके पास भी 1 डजन हो गया। ठीक है, तो रिलेटेड डेफिनेशन हमने दिया कि भाई 12 ग्राम कार्बन C12 के पास जितने भी एटम्स है उतने अगर आपके पास है, अगर कोई सब्सटेंस के पास उतने की उतनी एंटिटीज है, इसका मतलब वो भी 1 मोल रख रहा है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस number precisely, the mass of carbon 12 was determined by spectrometer। मैंने आपको बताया था मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने कार्बन 12 का मास फाइंड कर रखा है, एंड दैट इज 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 grams। ओके, नाउ knowing that 1 mole of carbon weighs 12 gram, the number of atoms in it is equal to। तो अब मुझे बताओ कि आपके पास कार्बन के एक एटम का मास है, आपने मास स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड किया। हम एक एटम को देख नहीं पा रहे लेकिन हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक एटम, बिल्कुल माइन्यूट है ना, एक पार्टिकल जिसको आप नहीं देख सकते है ना, वो कार्बन है जिसमें 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन, मास नंबर उसका 12 है। मैंने क्या किया, उस मास स्पेक्ट्रोमीटर से उस कार्बन 12 के एक एटम का मास कंसीडर कर लिया और वो मेरे पास डेटा है। कितना है, तो मैं कहूँगी 1.99 है ना, 2648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, इतना मेरे पास वेट है उसका। अब कोई कहते हैं कि लो 12 ग्राम कार्बन अच्छी खासी अमाउंट है, 12 ग्राम है ना, 12 ग्राम है। अब आप बताओ कि इसमें एटम्स कितने होंगे, तो एक एटम का मास मुझे पता है, आप मुझे टोटल मास दे रहे हैं है ना। जैसे मान लो आपके पास एप्पल है, एक एप्पल का मास आपको पता है भाई 100 ग्राम्स का एक एप्पल। अब मैं कह रही हूँ 1000 ग्राम वेट है, कितने एप्पल होंगे, तो तुम कहोगे 1000 ग्राम्स टोटल वेट है। एक एप्पल का मास 100 ग्राम है तो बच्चे 1000/100 कितने एप्पल बने, तो मैं कहूँगी 10 बन गए, 1000/100 10 एप्पल हो गया। तो आपने क्या किया, टोटल मास डिवाइडेड बाय सिंगल एटम मास, टोटल एप्पल का वेट है ना, जो भी आपको एक बॉक्स दे दिया कि इसमें 1000 ग्राम है या 5000 ग्राम है, तो आप डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो आपका आंसर 50 है कि नहीं। तो टोटल मास व्हेन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सिंगल एटम देन वी विल फाइंड टोटल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 12 ग्राम में आपको कैसे पता कि 12 ग्राम में जो है 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज है, आपको कैसे पता। सो हमने क्या किया, फाइंड कर लिया है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 है ना भाई। कार्बन 12 मुझे लिखना जरूरी है क्योंकि आइसोटोप तो कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, लेकिन मैं तो 12 ग्राम C12 की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं कहूँगी अच्छा आपने 12 ग्राम वे कर लिया, ठीक है 12 ग्राम, और एक एटम का मास जो है वो मुझे पता है 1.99 ठीक है इंटू 10⁻⁻23। तो 12 बाय 1.99 लमसम 6 ठीक है ना। तो मैं कहूँगी ठीक है, 2 से डिवाइड करूँगी तो 6 आ जाता, 2 से थोड़ा कम है, 1.99 है ना, तो 6 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। सो दिस विल बी 6.02 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स है और एवोगैड्रो ने इसको एवोगैड्रो नंबर कंसिडर किया। ठीक है, तो अब हमारा क्लियर हो गया कि भाई 12 ग्राम अगर आप कार्बन कहीं से वे करके ले आते हो तो उसमें इतने एटम्स होंगे। ठीक है, तो बच्चे 12 ग्राम कार्बन जब मैंने इसको क्या किया है, AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया है ना, और डिवाइड बाय इस मास को जो कार्बन 1 का था। सिमिलरली मान लो अगर मेरे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का AMU में मास कितना था, एक ऑक्सीजन का सिंगल एटम का, तो तुम कहोगे 16U, और अगर मैं उसको ग्राम्स में ले लूँ तो 16 ग्राम्स डिवाइड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर से जो उसका खुद का मास आएगा, अगर मैं उसके मास से डिवाइड कर देती हूँ तब भी मुझे यही नंबर मिल रहा था। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में भी इतने ही एटम होंगे जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होंगे। 35.5 ग्राम Cl, नॉट Cl2, Cl है ना, Cl ले लो तब भी उतने ही होंगे।
जितने की 12 ग्राम ऑफ सी में है। तो ये सब क्या है, तो हम कहेंगे सब एक मोल है, एक दूसरे से रिलेटेड ही तो है। तो एक मोल मतलब कार्बन 12 C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में कितने एटम्स है, इतने एटम्स अगर आपके पास है मीन्स यू हैव ऑल्सो 1 मोल। या फिर मैं कह दूं कि अगर आपके पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज है, अगर आपके पास इतने पार्टिकल्स है, इसका मतलब आपके पास भी क्या है, 1 मोल है। आई बात समझो, सिंपल है। अब आपको इस इतना डिटेलिंग करना नहीं, अभी आपको पता होना चाहिए था ये कहाँ से है, पता तो आपको ये भी होना चाहिए STP पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, लेकिन ये आया कहाँ से। बट एक बार पता है तो बस फिर बार बार आपको प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो बस ये आपका क्लियर है भी, एवोगैड्रो नंबर हमने फाइंड कहाँ से किया, मजाक मजाक में तो नहीं दे दिया, 1 डजन 12 कभी बोल देते हैं, 1 किलो 1000 बोल देते हैं, 1 मोल को ये बोल दिया, नहीं, वी हैव रीजन, है ना, वी हैव प्रॉपर रीजन बिहाइंड दैट कि भाई 12 ग्राम और डिवाइड बाय मास ऑफ 1 एटम, तो मेरे पास एक एंटिटीज आ गई। अब ये कार्बन 12 की आई, आप किसी का भी ले लो, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 15, Cl 35.5, आपको सेम डेटा मिलेगा। इसका मतलब 1 मोल में पार्टिकल्स फिक्स है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन करेंगे तो बार बार मोल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखो, मोल फाइंड करने के लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले देती हूँ, यही फॉर्मूले जो है ये आपको लगाने हैं बार बार और फाइंड करना है। सो देखो, अगर आपको सबसे पहले क्या होगा, सबसे जो सिंपल प्रॉब्लम आती है वो आती है कि आपको ना वेट दिया हुआ होगा, वेट आपको ग्राम्स में दिया होगा, भाई इतना ग्राम 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 4 ग्राम हीलियम है, आप मोल फाइंड करो। तो जो भी मास आपको दे दे, गिवन मास, इट शुड बी इन ग्राम्स, ठीक है, whatever you have given mass, but it should be in grams and it will divided by, so your substance, if it is atom, then you will divide by atomic mass. भाई C है, O है, Cl है, then they are atoms and you will divide it by atomic mass. So given mass divided by atomic mass, then you will find mole. Suppose हमारे पास atoms नहीं है, we have molecules, so no issue. फर्स्ट राइट गिवन मास इन ग्राम्स, जो भी बच्चे आपके पास मास है, मान लो आपको दे दिया 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम्स ऑफ O2, सो गिवन मास इज 32 एंड मोलर मास ऑफ O2, O प्लस O, बच्चे O का 16, 16 अगेन O 16, तो 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32। सो गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, तो आपको इसको डिवाइड करना है मोलर मास से, ओके। So given mass upon atomic mass, mole. If you are finding molecule, then given mass divided by molar mass. If we are talking about molecule, then molar mass. Suppose we don't have atom or molecule. We have given mass like NaCl, sodium chloride. Suppose we have 58.5 grams NaCl, namak, simple salt. Okay. Then NaCl not atom, not a molecule. NaCl क्या है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, मीन्स देर आर सोडियम इन सेंटर, क्लोराइड आयन सराउंडिंग इट एंड अगेन क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय सोडियम। मीन्स अगर मैं तुम्हें कहूँ NaCl का एक पार्टिकल, तो आप ऐसे नहीं कहोगे इसमें एक Na है एक Cl है, नहीं, एक पूरा लैटिस है, एक उसका छोटा सा हिस्सा स्प्लिट करोगे ना तो उसमें 6 सोडियम मिलेंगे, 6 क्लोराइड मिलेंगे, है ना, तो मैं कहूँगी 6:6 मीन्स 1:1, है ना। तो जो भी आपके ये आयनिक कंपाउंड है, दे आर नॉट आयन एटम्स और दे आर मॉलिक्यूल, दे आर कंसिडर्ड एज अ फॉर्मूला, Na+1 Cl-1 and formula will be NaCl. So in case of ionic compound, we will write here formula mass. क्लियर, जब भी बच्चे आपके पास आयोनिक कंपाउंड हो तो वो मॉलिक्यूल नहीं कंसिडर होता है, उसको हम फॉर्मूला बोलते हैं एंड we will calculate formula mass. It is similar to molecular mass. भाई आपने ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कैसे फाइंड किया था, C6H12O6. So we said carbon 12 and there are 6 carbon, तो 12 multiply with 6 plus not N2 plus हाइड्रोजन का मास कितना, तो मैंने कहा था 1, there are 12 hydrogen atom, then multiply with 12, then again plus oxygen, 6 oxygen atom and multiply with 16. So 12 into 6 plus 1 into 12 plus 16 into 6. So it will be 180. If you are representing in U, means you are getting a single molecule glucose molar mass. And if you are writing 180 grams, means you are talking about 1 mole. अगर AMU के मास को मैं ग्राम लिख दूं
तो वो 1 मोल के बराबर हो जाता है। देखो कार्बन का ग्लूकोज का मोलर मास 180 था, अगर मैं 180 को ग्राम्स बना दूं तो वो 1 मोल हो जाएगा। सो 1 मोल विल बी इक्वल टू ग्राम मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम फॉर्मूला मास, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन जब ग्राम लिख देते हो तो काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी होती है जिसको वे कर सकते हैं, तो वे कर सकते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे आइटम, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट्स वाई। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमारा और क्लियर है कि भाई 1 मोल एनटीपी पे, एसटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, ठीक है। एसटीपी पे ले लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में। सो अगर मुझे मान लो दिया हुआ है कि भाई 44.8 लीटर एक्स गैस, if you have given 44.8 liter a gas like XYZ whatever, so we will say 22.4 liter means 1 mole, 22.4 liter means 1 mole, we are talking about 44.8 liter, तो आपने तो यहाँ डबल कर दिया ना, तो मोल भी तो डबल हो जाएगा। So in the given volume if you are dividing 22.4 liter then you are finding mole. So how will you find mole when you have given volume at STP in liters? So we will write mole equals to given volume. It should be in liters. So given volume divided by 22.4 liter, it will be equal to mole. Similarly, if you are provided entities, मान लो मैंने कहा कि भाई कार्बन के 12.04 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स है, कितने मोल है? तो आप कहोगे 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 में तो 1 मोल होता है। आप तो डबल कर रहे हो, 6 का 12 कर दिया, तो एटम्स डबल क्यों हुए? क्योंकि मोल डबल हो गए। तो मोल कैसे फाइंड करेंगे? तो अगेन यू विल से गिवन एंटिटीज, जो भी एंटिटी है बच्चे आपके पास, गिवन एंटिटीज divided by Avogadro number. So 6.02 into 10 to the power 23. Clear? So these are some formula. By using this you will find how to find moles. Clear है? ये फॉर्मूला लगा लो, सीधी सीधी बात है, ये फॉर्मूले से तुम मोल्स कर लो, है ना। तो 11th की एनसीईआरटी इन फॉर्मूला पे बेस्ड हो जाती। इवन नीट के सारे क्वेश्चन हम इन फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं, और ये फॉर्मूले में याद करने की जरूरत नहीं। फॉर्मूले में क्या ही याद करना है, जो भी मास है उसके एटम के मास से डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड करोगे, या फॉर्मूले के मास से डिवाइड करोगे तो मोल आ जाएगा। अब 1 मोल 22.4 लीटर होता है, अब तुम्हारे पास कितने लीटर है उसके हिसाब से मोल आ जाएगा। 1 मोल 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते, अब आपके पास जितने पार्टिकल्स है उसके हिसाब से मोल फाइंड कर लेंगे। तो याद क्या करना है, बस इसको पढ़ लो, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो इनसे बन जाएगा, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन मेरे पास कलेक्ट हो गई कि भाई चलो अगर 1 मोल की बात आ जाती है कि भाई 1 मोल कितना, तो थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चे अगर तुम्हें ग्राम एटॉमिक मास दिया है या वो लिख रहा है ग्राम एटम, तो बस आप उसकी लैंग्वेज पढ़ो, जब भी उसने लिख दिया ग्राम एटम मतलब वो मोल की ही बात कर रहा है। ग्राम एटम, एटम्स को ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ग्राम आते ही वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला 12U एक कार्बन का मास, 12 ग्राम 1 मोल का मास, और काउंट करेंगे तो Na के बराबर आएगा, ठीक है। तो अगर आपको लिखा है 1 ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल की बात कर रहा है, ठीक है, या फिर ग्राम फॉर्मूला मास मतलब जितना फॉर्मूला वेट है उतना का उतना वेट इसने ग्राम्स में ले लिया। तो बच्चे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर मास तो भी 1 मोल ही बनेगा। और अगर आपके पास इतनी एंटिटीज है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 एंटिटीज है, मतलब आपके पास इतने एटम है, मॉलिक्यूल है, पार्टिकल्स है, इतना नंबर आपके पास है, इतना रुपया आपके पास है, इतना ज्ञान, बहुत ज़्यादा ये, इतना ज्ञान आपके पास है, तो आपके पास 1 मोल है, बस बात खत्म। एंड वॉल्यूम, तो बच्चे 1 मोल विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस के
22.4 लीटर का वॉल्यूम उसके 1 मोल के बराबर होता है। इसको हम प्रूव कर लेंगे। और 1 मोल में इतनी एंटिटीज होती हैं, ये फिक्स है, क्योंकि हमने क्या देखा, 12 ग्राम कार्बन हमने ले लिया और उसके एक एटम के मास को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया था, तो मुझे मिला ये नंबर, इसे हमने कहा एवोगैड्रो नंबर। सिमिलरली अगर आप 32 ग्राम O2 ले लेंगे, आइसोटोप ऑक्सीजन 16 होना चाहिए, तो 32 ग्राम अगर तुम O2 ले लोगे और मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से एक O2, एक टाइनी पार्टिकल O2 है ना, एक O2 मॉलिक्यूल का मास डिवाइड करोगे, देन अगेन यू विल फाइंड दिस नंबर, तो दिस विल बी 1 मोल। तो आपने क्या किया, 32 ग्राम मास ले लिया ग्राम्स में, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, जो भी उसका मास स्पेक्ट्रोमीटर से मास आया एक सिंगल मॉलिक्यूल का, तो आपको इतने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, पक्का है, सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे ओके चलो 1 मोल का कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हुआ। नाउ एक फॉर्मूला है बच्चे, मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी। तो आपके पास एक फॉर्मूला आएगा, मोलर मास इक्वल्स टू, है ना, रिलेशन क्या है, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन बनाने हैं, तो देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन तभी बनेंगे जब मुझे फॉर्मूला बताओ। तो बच्चे मोलर मास जो है वो वेपर डेंसिटी का डबल होता है। नाउ व्हाट इज वेपर डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मैं मास अपॉन वॉल्यूम सिंगल गैस के बारे में बात करूं तो नहीं, वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है ना। आपके पास पर्टिकुलर जो भी गैस है उसका डेंसिटी डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो व्हाट इज वेपर डेंसिटी, सो इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी, है ना, किसका, तो एक कोई भी गैस एंड डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वेपर डेंसिटी, व्हाट इज वेपर डेंसिटी, तो हम कहेंगे डेंसिटीज का रेशियो है, किसकी डेंसिटी, तो जो भी गिवन गैस जिसकी वेपर डेंसिटी आप फाइंड करना चाह रहे हो वो डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके। नाउ व्हाट इज डेंसिटी, सो वी विल से डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं फिक्स कर लेती हूँ V वॉल्यूम का मास अपॉन V वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का मास, ठीक है, क्या ही दिक्कत है। नाउ स्टूडेंट्स, V वॉल्यूम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लिया, है ना। अब V मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, या 1 लीटर ले लूँ तो कितने एटम्स होंगे डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन। तो मैं ऐसे रेशियो बना बना के मैं फाइनली जो है इस फॉर्मूले तक पहुंच जाऊंगी, मोलर मास विल बी 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सो फर्स्ट मैंने देखा व्हाट इज वेपर डेंसिटी, सो स्टूडेंट्स वेपर डेंसिटी रेशियो था, किसका रेशियो था, तो मैं कहूँगी वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, सॉरी डेंसिटीज ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी गैस का डेंसिटी डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी। नाउ व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का मास, ठीक है ना, और डिवाइड बाय हाइड्रोजन तो चलेगा। सो स्टूडेंट्स वेपर डेंसिटी अगर मैं ले लूँ तो वेपर डेंसिटी है मास ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सर्टन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाउ एवोगैड्रो फिर आ गया। एवोगैड्रो कहता है कि मैंने तो आपको सिखाया था एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में फिक्स मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। आपने तो बोला 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, 1 मोल में Na है ना, वॉल्यूम डबल मॉलिक्यूल डबल, वॉल्यूम ट्रिपल मॉलिक्यूल ट्रिपल, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि भाई एक फिक्स वॉल्यूम ले लिया, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, तो हाइड्रोजन भी एज इट इज, हाइड्रोजन का भी फिक्स वॉल्यूम और उसका कितना मास है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास मुझे पता नहीं, वॉल्यूम में फिक्स कर लेती हूँ भाई, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का इतना मास डिवाइडेड बाय एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम और उसका मास। अब एक वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल तो फिक्स होते हैं ना, और मैंने तो आपको एवोगैड्रो क्या समझाया था कि इन द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। तो इन द गिवन कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। गैस कोई भी ले लो, हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, CO2 ले लो, कुछ भी ले लो, अगर वॉल्यूम सेम है, अगर तुम 1 लीटर CO2 लिया है और कोई 1 लीटर नाइट्रोजन लिया है इन द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मैं कहूँगी मॉलिक्यूल सेम आएंगे। तो हम कहेंगे अच्छा वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल सेम है, तो हाँ, तो आपके पास यहाँ सर्टन वॉल्यूम है, यहाँ पे भी सर्टन वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम है, दोनों का सेम है, तो इसमें अगर n मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी n मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। बात क्या है, ठीक है, सिंपल है। अब n की जगह 1 मॉलिक्यूल करते हुए मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, तो एक मॉलिक्यूल का मास तो मोलर मास होता है, यू में दे दो, एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, मोलर मास होता है, और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास 2 AMU यूनिफाइड मास,
ठीक है, तो मैंने n मॉलिक्यूल की जगह 1 मॉलिक्यूल प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। सोचो, पहले मेरे पास यहाँ पे फिक्स वॉल्यूम था, v वॉल्यूम था, सर्टन वॉल्यूम था, फिर उसको मैंने n मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने कहा चलो एक मॉलिक्यूल लिख दो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब स्टूडेंट, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास तो 2 होता है, H2, 2 AMU 2U यूनिफाइड मास, और 1 मोल होता तो मैं 2 ग्राम्स कह देती। सो मैं कहूँगी अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास तो 2 होता है, और कोई भी गैस के एक मॉलिक्यूल का मास तो वो तो मोलर मास होता है, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू, तो बच्चे वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, यानी कि मोलर मास, मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है, मोलर मास ऑफ गैस, और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मतलब 2। सो स्टूडेंट्स, मोलर मास इक्वल्स टू, मोलर मास इक्वल्स टू, सो दिस इज 2 into वेपर डेंसिटी। मोलर मास जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। मोलर मास इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी। बोलो, कोई तकलीफ है क्या? मोलर मास इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी, सिंपल, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी क्या है, तो मैं कहूँगी भाई कोई भी एक गैस का डेंसिटी डिवाइड कर दो हाइड्रोजन की डेंसिटी से, सही है। 2 डेंसिटीज का रेशियो वेपर डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, तो मैं कहूँगी मास ऑफ वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम का मास अपॉन हाइड्रोजन के फिक्स वॉल्यूम का मास, ठीक है। तो हमने कर दिया सर्टन वॉल्यूम का मास, हाइड्रोजन के सर्टन वॉल्यूम का मास। अब वॉल्यूम फिक्स है तो मॉलिक्यूल फिक्स है, तो मैं कहूँगी ठीक है, इसके भी n मॉलिक्यूल, इसके भी n मॉलिक्यूल, उनका मास। अब n मॉलिक्यूल क्यों, मैं एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, तो भाई गैस के एक मॉलिक्यूल का मास मतलब मोलर मास, और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास दैट इज 2। तो बच्चे मोलर मास इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी, सीधा फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट बनेगा क्वेश्चन, और अगर जेई वाले क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेशन पे बनेगा, है ना। वो कहेगा इसकी डेंसिटी इतनी है, वेपर डेंसिटी फाइंड करो, तो हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड करो, 0.000089 ग्राम पर ml, याद रखना है, लिख लेना, है ना। हाइड्रोजन की वेपर डेंसिटी कितनी होती है, 4 बार 0.000089 ग्राम पर ml। दिमाग में बिठाओ, याद करो, काम आएगा, ठीक है। आरसी मुखर्जी सॉल्व करोगे तो वहाँ तो पक्का काम आएगा। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कोई कहेगा अच्छा ठीक है, ये फॉर्मूला हम याद कर लेंगे और वो डेफिनेशन याद कर लेंगे, बीच का तो कोई काम आना नहीं आएगा। ये कहाँ से लाए, 1 मोल 22.4 लीटर होता है। 1 मोल एवोगैड्रो नंबर होता है उनके यहाँ, वो तो ठीक है, तो ले आए। मास स्पेक्ट्रोमीटर ने तुम्हारी हेल्प कर दी, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन के एक एटम का मास, ठीक है, 1.992468 आई थिंक, है ना, इंटू 10 to the power -23, ठीक है। अब तुम बताओ 22.4 लीटर, हाउ डिड यू फाइंड 22.4 लीटर एट STP विल बी इक्वल टू 1 मोल? भारी सवाल, यहाँ काम आएगा। तो मैं हाइड्रोजन की डेंसिटी, सेम कॉन्सेप्ट वापस ले रही हूँ। सो ये क्या हुआ, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड वॉल्यूम। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, और 1 मोल का मास के बराबर मैं ग्राम में ले लूँ, 1 मोल का मास ले लूँ तो 1 मोल ही हो गया, मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लूँ तो 1 मोल हुआ कि नहीं हुआ, 12 ग्राम कार्बन ले लूँ तो 1 मोल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मैं गैस की बात करी तो कार्बन नहीं ले रही हूँ, है ना। तो O2 32 ग्राम ले लूँ, CO2 44 ग्राम ले लूँ, तो मोलर मास के बराबर मास ले लेती हूँ, और उसका वॉल्यूम क्या आएगा ये मुझे फाइंड करना था। तो मैंने कहा देखो भाई, एक फॉर्मूला मैंने डिसाइड किया था, डिराइव किया था, सॉरी, मोलर मास इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी। नाउ व्हाट इज वेपर डेंसिटी, तो मैंने कहा कोई भी गैस की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कोई भी गैस की डेंसिटी क्या होती है, तो मैं कहूँगी फिक्स वॉल्यूम का मास अपॉन हाइड्रोजन के फिक्स वॉल्यूम का मास, ठीक है। अब मैं ऐसा करती हूँ, वॉल्यूम 1 लीटर कर देती हूँ, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ, क्या करना है, वॉल्यूम 1 लीटर करना है, तो ठीक है। मेरे पास क्या आया, मोलर मास इक्वल्स टू 2 into चल रहा है, ठीक है ना, ओके। तो मैं कहूँगी ओके, मोलर मास इक्वल्स टू
2 इंटू, देखो मैं जल्दी तो नहीं कर लिया, समझ में तो आ गया ना तुम्हें भाई। हमने अभी अभी रिसेंटली एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अभी ड्राइव किया। वेपर डेंसिटी क्या होता है तो मैंने तुम्हें सिखाया ना, कोई भी गैस की डेंसिटी डिवाइड बाय हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी, ठीक है। नाउ डेंसिटी फाइंड तो करो, तो मैं कहूँगी फिक्स वॉल्यूम का फिक्स मास ही तो होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, कि भाई 1 लीटर का इतना मास है, 1000 ml का इतना मास है, 1 ml का इतना मास है, ऐसा कुछ ना। तो ठीक है, फिक्स मास का वॉल्यूम, सॉरी फिक्स वॉल्यूम का मास अपॉन हाइड्रोजन के भी फिक्स वॉल्यूम का मास, ठीक है। तो फिक्स वॉल्यूम में हम 1 लीटर ले लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, ठीक है। तो 2 इंटू चल रहा है मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, ठीक, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन की डेंसिटी 1 मिनट पहले तो मैंने तुम्हें याद करवाई थी, याद है कि नहीं है। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या बोला था मैंने, 0.000089 ग्राम पर ml, है ना। मतलब 1 ml में 0.0089 ग्राम्स होंगे। ओहो, 4 बार 0 लगाना, 0.0089 ग्राम्स होंगे। वहाँ तो मुझे 1 लीटर का चाहिए, मतलब यहाँ मुझे 1000 ml का चाहिए। भाई 1 लीटर मतलब क्या होता है, 1000 ml होता है ना, 1000 ml। तो यहाँ मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लो 1000 से, तो 1 2 3 तो गया, तो मेरे पास आया 0.089 ग्राम्स। तो मैं ये तो सिंपल सा डेटा है, इसमें क्या ही है ना। ये तो हाइड्रोजन गैस लेके उसके 1 लीटर का वेट ही तो निकालना है, ये तो तुम भी कर सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो मोलर मास इक्वल्स टू, तो मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर गैस, मोलर मास इक्वल्स टू मास ऑफ 1 लीटर गैस डिवाइड बाय मास ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन गैस, तो वो तो आ गया 0.089, ठीक है। नाउ 2 डिवाइडेड बाय 0.089 सॉल्व करो, तो तुम्हारे पास वो 22.4 लीटर ही आने वाला है। करके देखोगे तो भी क्या होगा, आंसर तो वही आएगा। तो मोलर मास इक्वल्स टू 22.4 लीटर, है ना भाई। 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर गैस, तो 22.4 को 1 लीटर से मल्टीप्लाई करो तो 22.4 हो गया ना। तो 22.4 लीटर गैस के मास के बराबर आएगा। मोलर मास क्या है, तो मास ही तो है, किसका मास है, तो मैं कहूँगी भाई ये 22.4 लीटर, यहाँ 22.4 है ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 22.4 लीटर गैस का मास है। तो वो तो हम कह ही रहे हैं ना, मोलर मास विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर गैस। 22.4 लीटर गैस ले लो एसटीपी पे, उसका जितना भी वेट आता है दैट विल बी इक्वल टू मोलर मास, और प्रैक्टिकली प्रूफ है, कोई भी गैस लिया हो इतना ही आंसर आएगा। एसटीपी पे क्या बोलते हैं, 22.4 लीटर CO2 लिया हो, यू विल फाइंड 44 ग्राम्स। एसटीपी पे 32 ग्राम्स ऑफ O2 लिया हो, 22.4 लीटर O2 लिया हो, यू विल फाइंड 32 ग्राम्स मोलर मास, ठीक है। अगर आप 22.4 लीटर CO2 लाते हैं तो आपको 44 ग्राम्स आंसर मिलेगा। हाई ऑक्सीजन लाते हैं 22.4 लीटर, तो आपको यहाँ पे 32 ग्राम मिलेगा। अगर आप एनटीपी पे या एसटीपी पे 22.4 लीटर हाइड्रोजन लाते हैं तो आपको यहाँ पे 2 ग्राम आंसर मिलेगा, ठीक है। फिलहाल एसटीपी एनटीपी आपको डेटा सेम रखना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। फिर हम बाद में गैसेस स्टेट वगैरह पढ़ेंगे ना, वहाँ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है एनटीपी और एसटीपी पे, तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई हम कहना क्या चाह रहे थे। फिलहाल सारे हमारे डेटा एसटीपी पे याद कर लो, भाई एसटीपी पे ये सिचुएशन चल रही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछे 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर गैस के बराबर होता है, तो बिल्कुल होता है। कैसे फाइंड किया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का मतलब था कोई भी गैस की डेंसिटी डिवाइड बाय हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी। डेंसिटी मतलब फिक्स वॉल्यूम का मास, तो हमने ले लिया V वॉल्यूम का मास अपॉन हाइड्रोजन के V वॉल्यूम का मास। V वॉल्यूम की जगह हम 1 लीटर लिया है, तो गैस के 1 लीटर का मास और हाइड्रोजन के 1 लीटर का मास।
हाइड्रोजन के 1 लीटर का मास हमें पता है 0.089 ग्राम्स। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे मिला 22.4 लीटर गैस का मास विल बी इक्वल टू मोलर मास। ठीक है ना, तो 1 मोल मतलब मोलर मास के बराबर मास, और वॉल्यूम में जाएंगे तो वो 22.4 लीटर ही आएगा। क्लियर, ये सारे डेटा क्लियर है। 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल में एंटिटीज, मोल फाइंड करने के फॉर्मूले। अब कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। चलो कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मोल इन 56 ग्राम नाइट्रोजन इन एसटीपी। अब देखो 56 ग्राम नाइट्रोजन, तो N2 मानोगे, N थोड़ा ना मानोगे, क्योंकि वो कह रहा है एसटीपी पे 56 ग्राम नाइट्रोजन का वॉल्यूम फाइंड करो। तो N तो मिलेगा ही नहीं भाई, N2 होता है तभी तो वॉल्यूम फाइंड करोगे। ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, N मान के सॉल्व कर लेते हैं, फिर बोलोगे आपको कैसे पता N2 है, N भी तो हो सकता है। तो हो तो सकता है, लेकिन N अगर उसके पास होता तो वॉल्यूम कहाँ से लाता, N होता ही नहीं है, N2 होता है सिलेंडर में। ठीक है, तो चलो गिवन मास, तो मैं कहूँगी देखो मोल इक्वल्स टू मास, गिवन मास जो भी है इट विल बी इन ग्राम्स अपॉन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो भी मोलर मास। किसका, तो नाइट्रोजन N2 का। अब आपके दिमाग में क्लियर है, N का तो 14 होता है, 1 मोल का मास 14 ग्राम होता है, और N2 है तो 28 ग्राम्स होता है 1 मोल का मास। अब 1 मोल का 28 है ना, तुम्हारे पास कितने मोल है वो तो बताओ। तो हम कहेंगे मास कितना है, तो बच्चे मास 56 ग्राम्स है, तो 56 डिवाइडेड बाई 28 यू विल फाइंड 2। तो मेरे पास आ गया 2 मोल। 56 ग्राम नाइट्रोजन कह दिया, मतलब मैं कह दूंगी 2 मोल। 1 मोल नाइट्रोजन 28 ग्राम होता है, आप डबल पे चल रहे हो तो डबल आ जाएगा। नाउ फाइंड आउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड में क्या है, एट एसटीपी। तो बच्चे एट एसटीपी 1 मोल नाइट्रोजन कितना होता है, तो मैं कहूँगी एसटीपी पे 1 मोल नाइट्रोजन तो 22.4 लीटर होता है। तो 2 मोल नाइट्रोजन कितना होगा, डबल होगा, और तो क्या है। 2 आया कहाँ से, तो मैं कहूँगी आपने ही तो बोला 56 ग्राम नाइट्रोजन है, तो 28 ग्राम पे 1 मोल बन रही थी, तो 56 ग्राम्स पे 2 मोल बनेगी, तो 1 मोल 22.4 लीटर है, 2 मोल कितना है, तो 44.8 लीटर। क्लियर है, सिंपल है। एसटीपी पे 1 मोल नाइट्रोजन इतना होता है, 2 मोल नाइट्रोजन ट्वाइस होता है। क्लियर बच्चों, सिंपल है, इसमें तो क्या ही दिक्कत है, ये तो सरल सा सवाल है। आगे देखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ O3 एट एसटीपी। ठीक है, क्या है आपके पास, वॉल्यूम फाइंड करना है, मास फाइंड करना है O3। तो बच्चे O3 का पहले मोलर मास फाइंड करो। O3 मतलब ओजोन, मोलर मास फाइंड करो। तो देखो O का 16 होता है, तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 याद करवाए थे मैंने, तो 16 इंटू O3 ना, तो 48। अब अगर U लिख देते हो तो एक ओजोन मॉलिक्यूल जो दिखता ही नहीं है, और अगर ग्राम्स लिख देते हो मतलब 1 मोल का मास, तो ये तो क्लियर है ना, 1 मोल का मास तो मैं कहूँगी 48 ग्राम होगा। अब तुम्हारे पास तो 0.2 मोल है, तो पहले सिंपल फॉर्मूला लगा लो भाई, मोल इक्वल्स टू मास ग्राम्स में डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बच्चे मोल इक्वल्स टू मोल कितने है, तो मैं कहूँगी 0.2, मास तो मुझे फाइंड करना है, मोलर मास तो 48, तो मास इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई विद 0.2। सॉल्व कर लो, बोलो 48 का डबल करना है, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा क्या, तो 9.6 ग्राम्स। ठीक है, तो ये तो मास आ गया। नाउ वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि 1 मोल एट एसटीपी, कभी भी आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल दिया हो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, तो बच्चे अगर 1 मोल गैस है तो वॉल्यूम इज 22.4 लीटर।
1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तुम्हारे पास कितने मोल है? तो मेरे पास 0.2 मोल है, वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोल गैस। तो भाई मल्टीप्लाई कर लो, 22.4 मल्टीप्लाई विद 0.2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4.48। सॉल्व एट योर ओन लेवल, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपकी है बच्चों, है ना। 1 मोल पे 22.4 है तो मैंने डबल कर लिया, तो 44.8 मुझे लगा, फिर 0.2 दिख रहे हैं तो 4.48, सरल है। एक ही फॉर्मूले से दोनों क्वेश्चन बन गए, है ना। मास दिया है तो मोलर मास से डिवाइड करो, मोल निकाल दो। 1 मोल पे 22.4 होता है, फिक्स है। 1 मोल 22.4 लीटर, हाउ मेनी मोल्स यू हैव, देन मल्टीप्लाई विद दिस एंड फाइंड फाइनल वॉल्यूम एट एसटीपी। क्लियर है? नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फाइंड द मोल्स एंड mass in 1.12 liter of O3 at STP. So students, in this question we have given volume. तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे मेरे से पहले। गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4. सो व्हाट इज गिवन वॉल्यूम? सो वी हैव 1.12, ठीक है, और 22.4, है ना। आपको लगे तो मैंने कर लिया, तो बच्चे फटाफट स्किप करके आगे चलो, है ना। तो 112 का डबल ही तो है 224, सो 1/20, 0.05, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो नाउ व्हाट इज द मास? ओके, तो बच्चे अगर आपके पास मोल्स है, मास फाइंड करना है, तो मैं कहूँगी मोल इक्वल्स टू मास ग्राम्स में डिवाइड बाय मोलर मास। सो गैस कौन सी है? O3। तो बच्चे O3 का मोलर मास अभी फाइंड किया था ना, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई विथ 3, 48 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मोल वाला फॉर्मूला यूज करूँ तो मैं 48 ग्राम्स लिख देती हूँ, और मास भी मेरे पास ग्राम्स में है। नहीं, मास मुझे फाइंड करना है ग्राम्स में। मोल्स मेरे पास है 0.05 मल्टीप्लाई विथ 48, ये इसका मास आ जाएगा। सो 5 8s are 40 and 5 4s are 20, 24 divided by 100, 2.40 grams। सिंपल। पहले आपको वॉल्यूम दिया था, आपने 22.4 से डिवाइड करके मोल निकाल दिया। अब आपके पास मोल आ गया, आपको पूछा भी इतने मोल गैस का मास कितना होगा, तो हमने मोलर मास अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला लगाया। सो 0.05 मल्टीप्लाई विद 48, है ना भाई। ओजोन का मोलर मास अभी तो सिखाया 48, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। 48 मल्टीप्लाई विद 0.05, ठीक है, तो ये आ गया 2.40 ग्राम्स। सरल है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन, टेक योर टाइम, सॉल्व एट योर ओन लेवल, है ना। उसके बाद में आप पॉज कर लो, एक बार खुद कैलकुलेट कर लो, है ना, और सेल्फ प्रैक्टिस करो। नहीं कैलकुलेटर से फटाफट कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि एग्जाम में आपको ही करना है ना। तो थोड़ा क्या बोलते हैं, फटाफट कैलकुलेट कर लो। और वैसे भी आपके पास ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, स्टॉप कर लो, और 1 सेकेंड बाद जब आपका आंसर आ जाता है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड, और इसको स्किप करके आगे चल लो, 10 सेकेंड 20 सेकेंड बाद मैच कर लो। सेम आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो सॉल्यूशन देख लो, प्रैक्टिस बनी रहेगी। आपको लग रहा है कि अभी मैं 12th में हूँ और ये सब पढ़ा हुआ है, तो अब ये तुम स्टार्ट हो गए हो भूलना, है ना। अगर आप नीट जेईई के एग्जाम के लिए एक साल ड्रॉप कर रहे हो, ये सब पढ़ा हुआ तो है, लेकिन ये सब वैनिश होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि नया नया पढ़ते पुराना भूलते जाते हैं। ह्यूमन नेचर है, इसमें क्या है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो नई मेमोरीज बनती है, तो पुरानी एक एक मेमोरी थोड़ा ना याद होती है। बचपन की याद होता है, बचपन में ये इंसिडेंट हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था, लेकिन कितना याद है ना। जब तक 1 साल का था, चलो 1 साल में तो याद नहीं होता है, 4 साल 5 साल बाद हमारी थोड़ी थोड़ी मेमोरी बनती है। तो साल में तो 365 दिन होते हैं, और मल्टीप्लाई विद 24 आवर्स, तो क्या आपको इतनी सारी मेमोरीज है? 365 मल्टीप्लाई विद 24 छोड़ो 4, 20 घंटे हम सो ही जाते थे, कुछ याद नहीं है। दिन का 4 घंटे तो कुछ स्पेशल होता ही तो नहीं याद होता है
है ना। जब मैं 4 साल का था तो 1 इंसिडेंट 2 इंसिडेंट याद हो गए, 5 साल का था तो हर दिन का नहीं याद होता है ना, क्योंकि रिवाइज थोड़ा ना करते हैं उसको, है ना, तो भूलते जाते हैं। तो यहाँ पे भी तो बच्चे 3 साल हो गए, अब अगर जेई का प्रैक्टिस कर रहे हैं, नीट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप 11th भूल चुके हैं, तो मेमोरी बनाओ, फास्ट फॉरवर्ड में देखो, है ना। लेकिन इसको यूँ नहीं कि हाँ ये आता है, आता कुछ नहीं, भूलना शुरू हो गया। आप इसको धीरे धीरे करके फास्ट फॉरवर्ड में चलो और है ना एक एक टॉपिक पढ़ो कि हाँ ये ठीक है, लिख लो कॉपी में, अगर आपको आता है तो उसको स्टॉप कर दो, अपनी कॉपी में लिख दो, हाँ इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। न्यूमेरिकल देख लिया, ठीक है, खुद बैठ के सॉल्व कर लो। सेम मैच है तो चलो आपको याद है अभी भी, अच्छी बात है, तब भी रिवाइज हो गया, फ़ायदा क्या है, तब भी रिवाइज हो गया, एक बार रिकॉल हो गया। छोटी छोटी मिस्टेक तो होती है ना, कहीं पॉइंट लगाना भूल गए, कहीं कोई छोटा फॉर्मूला भूल गए, कहीं यूनिट चेंज करना भूल गए, कहीं आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आधा नहीं बन रहा है ना। छोटे छोटे की पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो इट विल हेल्प यू। ऐसा नहीं सोचो कि नाउ आई एम इन 12th क्लास एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो मुझे ये क्या काम का है, और 11th में हो तो बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द मास ऑफ 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर। अब मैंने तुम्हें शुरू में लिखवाया था कि कॉपर एटम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 63.5 और 1 मोल का मास इतने ग्राम्स है, ठीक है। लेकिन इस बार मुझे एंटिटीज दी हुई है और मैंने आपको एंटिटीज का फॉर्मूला भी सिखाया था। मैंने आपको बोला था मोल इक्वल्स टू गिवन एंटिटी, मोल इक्वल्स टू गिवन एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर एनी, ठीक है। तो बच्चे गिवन एंटिटीज जो है ना, गिवन एंटिटीज है 10⁻21, ओके। तो मोल इक्वल्स टू 10⁻21 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23, कैंसिल आउट कर दो, तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/602 मोल्स, ओके, 1/602 मोल्स। नाउ यू हैव टू फाइंड मास, इतने मॉलिक्यूल्स का मास बताओ, ठीक है। तो अगेन वी विल राइट नेक्स्ट फॉर्मूला, मोल विल बी मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, क्योंकि कॉपर एटम है, so we will write here atomic mass. Now student, mole is 1/602, ठीक है। और अगर मैं एटॉमिक मास इधर ले आती हूँ यानी 63.5, so we will find mass, ठीक है। और ये आंसर हमारा ग्राम्स में, क्लियर। 0.1 के अराउंड होना चाहिए ना, 635 और 602 है ना, 0.1 के अराउंड होना चाहिए। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले आपके पास एंटिटीज थी, मोल में कन्वर्ट किया और मोल आते ही मास में कन्वर्ट किया, सारे फॉर्मूले वही चल रहे हैं। मोल तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम नाइट्रोजन। नाउ 1 ग्राम नाइट्रोजन, गिवन मास जो है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन मतलब देखो ये कह रहा है मॉलिक्यूल, मतलब इसने जो दिया है वो तो N2 होगा, और मॉलिक्यूल होगा तभी तो एटम फाइंड करूंगी, ठीक है। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन यानी गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन वो मेरे पास है 1 ग्राम, ओके। देन मैंने सबसे पहले जो मोल फाइंड कर लेते हैं, मोल इक्वल्स टू, तो बच्चे मोल 1/28 है ना, n का कितना लेना है 40, 1 मोल का, तो N2 का कितना बनेगा 28। सो मोलर मास N2 का मैंने फाइंड कर लिया 28, सो मोल आ गया। नाउ देखो 1 मोल N2 1 मोल N2 तो मैं कहूँगी Na मॉलिक्यूल्स है कि नहीं भाई, एक N2 मतलब एक मॉलिक्यूल होता है ना, मैंने कहा N2 तो तुमको सिर्फ N2, मैंने कहा सिर्फ N2 तो तुम कहोगे एक मॉलिक्यूल, और मैं कह रही हूँ 1 मोल N2 तो तुम कहोगे Na मॉलिक्यूल। मेरे पास कितने मोल हैं, सो वी हैव 1/28 मोल N2, तो 1/28 मोल तो Na मल्टीप्लाई विद 1/28 मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। एक में इतने 10 में 10 से मल्टीप्लाई करो, 20 में 20 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/28 है तो 1/28 से मल्टीप्लाई कर लो। नाउ स्टूडेंट्स एटम, तो मुझे एक चीज बताओ, एक N2 मतलब 2 एटम, N और N,
एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यानी एटम कितने हैं, डबल। तो एक मॉलिक्यूल में एटम डबल है, तो आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स है एटम फाइंड करने तो डबल कर लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स, सो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे दैट विल बी मल्टीप्लाई विथ 2, सो 2 into Na into 1/28 atoms. Clear? This will be number of atoms. Clear? Okay, 5 minutes now max. Now calculate the number of molecules in 11.2 liter at STP of oxygen. So students यहाँ पे moles ही तो find करना है, तो mole equals to, so mole will be given volume in liters divided by 22.4. So given volume is 11.2 divided by 22.4. So it will be 1/2. क्लियर? नंबर ऑफ मोल ही फाइंड करना था, तो 22.4 लीटर में एक मोल होता है, तो 11.2 लीटर में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसमें सॉल्व ही क्या करना है, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैविंग इतना मास। अब बच्चे वाटर मॉलिक्यूल, वाटर की एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप का मास कितना है 1.8 ग्राम, ठीक है। और इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, इस ड्रॉप में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। एटम ध्यान रखना, नॉट मॉलिक्यूल, एटम। तो बच्चे गिवन मास, तो मैं कहूँगी गिवन मास तो है 1.8 ग्राम वाटर ड्रॉप, मतलब गिवन मास 1.8, और वाटर का मोलर मास तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16, मोलर मास तो 18 है, ठीक है, 18 है। तो मोल्स आ गया मेरे पास 0.1 मोल, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स एक मोल आ गया ना, मोल आ गया। मैं कहूँगी अगर एक मोल होता, एक मोल वाटर, तो तुम कहते हैं Na मॉलिक्यूल, है ना, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का एक मोल है, तो तुमको एक मोल फिक्स होता है हमेशा Na। एक मोल, एक डजन 12 होता है ना, बार बार तो पूछते नहीं कहाँ से आया। सिमिलरली एक मोल बोले तो Na होता है, पूछना नहीं कहाँ से आया, ठीक है। मेरे पास कितने मोल है, तो मैं कहूँगी मेरे पास तो 0.1 मोल है, 0.1 मोल वाटर, तो तुम कहोगे ठीक है आप मल्टीप्लाई कर लो, 0.1 Na हो जाएगा। लेकिन वो मॉलिक्यूल अभी भी नहीं पूछ रहा है, वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स बोल रहा है। तो बच्चे वाटर में एटम्स कितने हैं, एक हाइड्रोजन प्लस एक और हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन, ब्रैकेट में लिखना है तो 10 लगेगा, है ना, 10 लिखेगा, इट विल बी 10। सो 1 + 1 + 1, सो एक वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम है। तो बच्चे तुम्हारे पास जितने मॉलिक्यूल है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, एटम उसका 3 गुना ज़्यादा है, तो मैं कहूँगी हाँ 0.1 मल्टीप्लाई विथ 3 into Na एटम्स, ठीक है। तो इतने एटम्स होंगे 1.8 ग्राम वाटर की एक ड्रॉप के अंदर। तो एक बूंद जो आपको दिखाई दे रही है 10⁻23 करोड़ों अरबों खरबों मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वार्टिलियन पता नहीं कितना, है ना, इतना ज़्यादा उसके अंदर एटम्स है, और उसका भी 3 गुना, क्योंकि एक पे 3 है ना। 3 कहाँ से है समझे, H2O, H + H + O, तो H2O तो पूरा एक मॉलिक्यूल है ना वाटर, तो H2O, लेकिन 3 एटम से मिलके बना है, तो ट्राई एटॉमिक हुआ ना वाटर, तो इसलिए 3 एटम, सिंपल है। और भी क्वेश्चन है, बट आज चलो टाइम कम है, तो अगली क्लास में मोल कॉन्सेप्ट के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, देन मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, देन चैप्टर ओवर। तो आई थिंक 2 to 3 क्लासेस और हैं, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अभी तक बने हुए हैं, मतलब सब सही चल रहा है, सही चल रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।